हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 3, जिसका नाम है उदारवादी। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बीपीएससी 101 की अदर यूनिट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में हम उदारवादी के सिद्धांत के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे। उदारवादी सिद्धांत के हम 3 चरणों की बात करेंगे। 3 में से 2 चरणों को हम अपने आज के वीडियो में कवर करेंगे। पहला है पुरातन उदारवादी और दूसरा आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद। सबसे पहले आते हैं पुरातनवाद पर। तो पुरातनवाद उदारवादी प्रारंभ में उदारवादी के सिद्धांत की व्याख्या सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास थी। इस बात पर दबाव बनाया गया था कि कानून सभी संविदाओं को क्रियान्वित करे। उस समय यह भी माना जाता था कि व्यक्ति अपने हितों को किस प्रकार से पूरा कर सकता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसलिए राज्य या सत्ताधारी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को यह अनुमति नहीं थी कि वह अच्छे की अपनी संकल्पना को व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार करता है, यानी राज्य सभी व्यक्ति को साथ लेकर एक जैसा व्यवहार नहीं करता। यह विचार नकारात्मक स्वतंत्रता का है और यह अहस्तक्षेप के सिद्धांत का नेतृत्व करता है, यानी कि सरकार के आर्थिक कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या वकालत करने वाले अधिकतर विद्वान जैसे एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और हेनरी सिडविक का मानना था कि सरकार या राज्य व्यक्तियों के कार्य में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। यानी ये लोग ऐसा कहते थे कि सरकार या राज्य को व्यक्ति के कार्यों में अपना कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उदारवादी के विचार ने यूरोप में साम्यवाद को कमजोर किया और उसे नष्ट करने का कार्य किया और इसके स्थान पर बाजार पूंजीपति समाज के रूप में उभरकर सामने आया। यानी उदारवादी का जो विचार था, इसने क्या किया, इसने यूरोप में जो सामंतवाद था उसे बहुत कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और उसके स्थान पर क्या हुआ, उसके स्थान पर बाजार में पूंजीपति समाज के रूप में उभरकर ये सामने आया। तो यह पुरातनवादी या 19वीं शताब्दी के उदारवादी का केंद्र बिंदु बन गया था। यह प्रायः जॉन लॉक के अनुसंधान कार्यों से संबंध रहा है
इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ और थॉमस पेन और अन्य 20वीं शताब्दी के चिंतक जैसे कि फ्रॉइडरिच, बॉर्नहेड, रॉबर्ट नोजिक और मिल्टन फ्रॉइडमैन इन सिद्धांतों के व्याख्याता के रूप में शामिल रहे हैं। यानी कि जो जॉन लोक थे तो उन्होंने उदारवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके साथ साथ ये सब लोग भी थे, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जॉन लोक के सिद्धांतों की इन्होंने व्याख्या की। तो इनके प्रमुख विचार रहे हैं सरकार के कार्यों को सीमित करना, शासन व्यवस्था के द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप करना, निजी संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार, संविदाओं को बनाए रखने या बरकरार रखने की छूट और अंत में व्यक्तिजनों द्वारा अपनी नियति को स्वीकार करना। तो ये सब जो है ये इन सब के सिद्धांत या इनके विचार थे। तो सन 1770 के दशक तक लोग यह विश्वास करते थे कि हमें जो अधिकार मिले हैं वह सब सरकार के द्वारा दिए गए हैं, यानी अधिकार सरकार ही प्रदत्त करती है। लोग यह भी सोचते थे कि व्यक्ति के वही अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी कि पहले के जो लोग थे वे मानते थे कि जितने भी हमें अधिकार मिलते हैं वो अधिकार जो है हमें सरकार देती है। परंतु इसके पश्चात ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लोक और उसके प्रभावित जेफरसन ने यह तर्क किया कि वास्तविकता जो है वो इसके विपरीत है। उनका कहना था कि लोगों के और भी अधिकार हैं जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों से अलग अस्तित्व रखते हैं, जो उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं और उनका एक अटूट हिस्सा भी है। तो इन्होंने ये बताया कि आप जो सोचते हैं कि सरकार द्वारा हमें अधिकार मिलते हैं ये गलत है। आपके और भी अधिकार हैं जो इन अधिकारों से अलग है, जो व्यक्ति को जन्म लेते ही मिल जाते हैं, और सरकार का जो काम होता है वो केवल उनके अधिकारों को संरक्षित करना होता है। इसके अतिरिक्त अपने सिद्धांतों में यह स्थापित किया है कि सरकार बनाने की शक्ति है और उनमें यह भी ताकत है कि उस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं जो उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास जो है सरकार बनाने की शक्ति है और लोग ये शक्ति भी रखते हैं कि वो सरकार को बर्खास्त कर सके, और ये जो है ये लोगों का एक अधिकार है। तो प्रसिद्ध चिंतक जॉन लोक उन्होंने पुरातन उदारवादी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और सबसे महत्वपूर्ण उनका विचार था सरकार का उद्देश्य और न्यायोचित है, वह अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करे। ये प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानून में समाहित होते हैं और उससे संरक्षित भी। यानी कि जो जॉन लोक है, जॉन लोक की सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति को स्थापित करना है। आगे देखते हैं। जॉन लोक का विश्वास था कि समुचित साध्य जिसके द्वारा सरकार इस संरक्षण को मुहैया करवाती है वह एक न्याय व्यवस्था है जो कि कानून द्वारा परिभाषित और संभव है। सरकार के प्राधिकार की दृष्टि में सभी नागरिक समान माने जाएंगे और नागरिक इस प्राधिकार को स्वीकार करेंगे।
क्योंकि प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो साधन है वो एक न्याय व्यवस्था है, जिसके बारे में कानून द्वारा हमें बताया गया है कि सरकार की नजरों में जो है वो सभी नागरिक समान होंगे, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, क्योंकि सभी नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति के अधिकार की गारंटी है। तो इसी पर हेवुड कहते हैं कि पुरातन उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि मानव आवश्यक रूप से स्वार्थी और व्यापक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। जहां तक संभव हो, लोगों को अपने जीवन और परिस्थितियों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होना चाहिए। यानी समाज में जो लोग हैं वो बहुत स्वार्थी और व्यापक रूप से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति और अहस्तक्षेप या स्वच्छंद बाजार के कुछ गंभीर परिणाम हमारे सामने आए पूंजीवाद के उद्गम के रूप में। यानी औद्योगिक क्रांति और अहस्तक्षेप के हमें कुछ गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं, और वो जो परिणाम है उसे हम पूंजीवाद के रूप में देखते हैं। तो मुख्य समस्या यह थी कि कुछ थोड़े ही उद्योगपतियों के हाथों में उद्योगों के लाभ की पूंजी केंद्रित होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कारखानों में होने वाले व्यापक लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाए और उनको उद्योगों के लाभों का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला, और इसका परिणाम यह हुआ कि गरीबी अत्यधिक हो गई। यानी जो उद्योगपति हैं वो क्या करते थे, अपने मजदूरों से काम तो वो पूरा कराते थे, लेकिन जो उनकी मेहनत की कमाई होती थी उसका पूरा हिस्सा उन्हें ना देकर अपने पास रख लेते थे। इससे क्या हुआ, उद्योगपतियों और मजदूर वर्ग में जो है बहुत गहरी खाई सी खुल गई। उद्योगपति जो थे वो और अमीर होते गए, उन्हें पूंजी मिलती रही, और जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर लोग थे वो क्या हो गए, वो गरीब होते गए, क्योंकि उन्हें उतना पैसा मिल ही नहीं पाता था उद्योगपतियों से। इसके अतिरिक्त उद्योगपति औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने के कारण दोनों का स्तर अत्यधिक हो गया था, किंतु व्यापक लोग ना तो वस्तुएं खरीद सकते थे और ना ही सेवाओं का उपभोग कर सकते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण गरीबी से आम आदमी पीड़ित हो गया था। बाजारों की भरमार हो गई थी, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, और कुछ अवधि के लिए व्यवस्था बाधित हो गई, और अंत में इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मंदी का दौर सामने आया और हमें उसका सामना करना पड़ा। यानी जब ये औद्योगिक क्रांति आई तो इसने क्या किया, इसने वस्तुओं के उत्पादन और उसकी सेवाओं की मांग में वृद्धि कर दी, और जो मजदूर वर्ग होता था वो वस्तुएं खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी कीमत बहुत बढ़ गई थी और मजदूरों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो उन सब चीजों का उपभोग कर सके। इससे क्या हुआ, इससे धीरे 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 हमें आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। तो इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों का वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग न केवल आर्थिक कार्यों में ही, बल्कि ये लोग कुछ सीमाओं तक अपने प्रभावों का प्रयोग सरकार के कार्यों को भी नियंत्रित करने में लगे थे, और इस सब के कारण सामाजिक सुधारों में बेहद बाधाओं का सामना करना पड़ा था। और अहस्तक्षेप बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह पुरातन उदारवादी की मुख्य कमजोरी बना। आगे देखते हैं आधुनिक उदारवादी
या कल्याणवाद के बारे में। तो ये जो विचारधारा है ये पुरातन विचारधारा के बाद आती है। तो 20वीं शताब्दी में कामगार श्रेणी में वृद्धि होने पर पुरातन उदारवादी पर प्रश्न उठाए जाने लगे तथा नकारात्मक स्वतंत्रता को इसके समर्थन के प्रमुख तर्क व वाद विवाद को अर्थात अहस्तक्षेप बाजार। सबसे पहले तो हम कामगार श्रेणी के बारे में जानते हैं कि जो कामगार श्रेणी है ये किसे कहते हैं। तो वो लोग जो पूंजीपतियों के यहाँ काम करते हैं उन्हें कामगार लोग कहते हैं, यानी मजदूर लोग। तो जब 20वीं सदी में इन लोगों की संख्या जो है बहुत बढ़ने लगी, उससे क्या हुआ, उसी से पुरातन उदारवादी पर जो है प्रश्न उठने लगे। अहस्तक्षेप व्यक्तिवाद के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला और इसके परिणाम स्वरूप कामगार वर्ग को उसके वास्तविक हिस्से से वंचित कर दिया गया, अर्थात उसको उनके श्रम का फल नहीं मिलता था। यानी जब राज्य ने किसी भी व्यक्तिगत काम में हस्तक्षेप नहीं किया तो इससे क्या हुआ, इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला और इसकी वजह से जो कामगार वर्ग थे उनका जो है शोषण होने लगा। वो जितना श्रम करते थे उसके आधार पर उन्हें उतना फल नहीं मिलता था। तो उदारवादी की इस कड़ी के चिंतकों का विश्वास था कि सरकार को उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आड़े आती है। यानी जितनी भी बाधाएं हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकती हैं या उनके मार्ग में आती है, सरकार को क्या करना चाहिए, उन बाधाओं को हटा देना चाहिए। तो टी.एच. ग्रीथ ये कहते हैं कि सरकार की अत्यधिक शक्ति प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बड़ी बाधा थी, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शक्तियां भारी मात्रा में कम हो गई या फिर उनका न्यूनीकरण कर दिया गया था। अब एक नए प्रकार की अड़चनें या समस्याएं पैदा हो गई थी, जैसे गरीबी, रोग फैलना, भेदभाव, शोषण और उपेक्षा। तो इन सब का निदान या उपाय केवल एक ही था कि सरकार द्वारा सकारात्मक सहायता प्रदान की जाए। यानी कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे समाज में गरीबी, रोग फैलना, भेदभाव, शोषण और उपेक्षा जैसी समस्याएं जो है समाज में उत्पन्न ना हो। तो जॉन स्टुअर्ट मिल थे जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक सकारात्मक उदारवादी में परिवर्तित हुआ। यानी जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना की, जिससे क्या हुआ, जो नकारात्मक उदारवाद था वो सकारात्मक उदारवादी में बदल गया। हालांकि मिल ने अहस्तक्षेप व्यक्तिवाद के संरक्षण के साथ आरंभ किया, किंतु नई सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी कमियों को अच्छी तरह से समझ लिया और उन्होंने इसमें सुधार करने की प्रक्रिया आरंभ की। इसलिए उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र की खोज आरंभ की जहां पर राज्य के हस्तक्षेप के औचित्य का सिद्ध किया जा सके। तो इस वृत्त के बाहर उन्होंने एक व्यक्ति के कार्यों को दो प्रकार से विभाजित किया।
तो इन कार्यों को देखते हैं। तो पहला कार्य है स्वयं से संबंधित कार्य, जिनका प्रभाव व्यक्ति के अपने आप पर होने तक सीमित था। और दूसरा है अन्य से संबंधित कार्य, जो कि दूसरों को प्रभावित करने थे और ऐसे भेद को। यानी जो स्वयं से संबंधित कार्य थे, ये ऐसे कार्य थे जिसे करने पर उसका जो प्रभाव है वो स्वयं उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उस कार्य को करता है। लेकिन जो अन्य से संबंधित कार्य है, इस तरह के कार्यों को करने पर इसका जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है जिस व्यक्ति ने किया है, साथ ही साथ इसका प्रभाव समाज के सभी लोगों पर भी पड़ता है और समान रूप से पड़ता है। तो J.S. मिल के पश्चात T.H. ग्रीन, L.T. होवहुस और H.J. लॉस्की, इन्होंने स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना को विकसित किया। ग्रीक के अधिकार ने सिद्धांत की अभिधारणा प्रस्तुत की और इस पर बल दिया कि राज्य सकारात्मक भूमिका निभाते हुए ऐसी स्थितियां पैदा करे जिसमें व्यक्तिजन प्रभावी रूप से अपनी नैतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। यानी कि राज्य को ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी नैतिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके। होपहाउस और लोस्की ने इस बात की वकालत की कि निजी संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से मान्य नहीं है और राज्य को आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण करने और सुरक्षित रखने का कार्य करना चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता को सभी आधुनिक राज्यों में नकारात्मक स्वतंत्रता का अनुरूप माना गया है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता को आधुनिक राज्य में जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत माना गया, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के बिल्कुल उल्टा माना गया है। हालांकि कुछ समकालीन उदारवादी चिंतकों, जिन्हें कि स्वातंत्र्यवादी कहा जाता है, जिन्होंने नकारात्मक सिद्धांत पर पुनः जोर दिया, इनमें इसाइड बर्लिन, F.A. हेक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख रहे हैं। यानी ये सब जो है ये राज्य के नकारात्मक सिद्धांत पर बल देते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद सामाजिक उदारवादी का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ, जिसमें कल्याणकारी सुधार और आर्थिक प्रबंधन के पक्ष में और अधिक ध्यान दिया गया। आधुनिक उदारवादी विश्वास करता है कि व्यक्ति प्रगतिशील होता है और उसमें स्वयं के विकास के लिए असीमित संभावनाएं होती हैं, ऐसी जो अन्यों में इसी संभावना को जोखिम में नहीं डालती। तो यह दृष्टिकोण जो है ये न्याय के वितरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और समर्थन भी। साथ ही प्रयोगों जैसे कि कल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवादी राज्य के प्रति सहानुभूति पूर्वक प्रवृत्ति को और अधिकता से प्रदर्शित करता है। इसे कल्याणकारीवाद के रूप में जाना जाता है। यानी कि न्याय के वितरण के सिद्धांत का मतलब है कि समाज के सभी लोगों को समान रूप से जो है न्याय मिले, और इसे ही कल्याणकारीवाद के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना पुरातन उदारवादी
और आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद के बारे में। इससे आगे के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।